डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ रहे हैं राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोण, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है राजनीति का सर्व कल्याणकारी दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण राजनीति को देखने का केवल एक नज़रिया है, जिसका अर्थ होता है सबकी भलाई करना। ऐसा कहा जाता है कि जब व्यक्ति एक समाज में साथ साथ रहते हैं तो उनका सामान्य जीवन सामान्य हितों को जन्म देता है, और इन सामान्य हितों को पूरा करना राजनीति का ही काम होता है। राजनीति को सबकी भलाई का साधन मानने वाला विचार बहुत ही पुराना है। प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में अफलातून, अरस्तु, मिल जैसे उपयोगितावादी दार्शनिक, कार्ल मार्क्स, ग्रीन और लास्की जैसे सकारात्मक उदारवादी व भारत के गांधी भी मूल रूप से यही दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं कि राजनीति सबकी भलाई का एक औजार है। आइए अब हम पढ़ें सामान्य भलाई की यूनानी अवधारणा। प्राचीन चिंतक अफलातून राजनीति को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखते हैं जिसके माध्यम से लोग पूरी जनता से संबंधित मामलों पर विचार करते हैं। अरस्तु, इनका मानना था कि सामान्य भलाई प्रकृति में निहित होती है, और उन्होंने यह भी कहा था कि राजनीति का उद्देश्य केवल जीवन नहीं है, बल्कि उस जीवन को अच्छा बनाना है। राजनीति जीवन के न्यूनतम साधनों की खातिर अस्तित्व में आई, लेकिन उसका अस्तित्व अभी भी कायम है, तो सिर्फ इसलिए ताकि जीवन अच्छा हो सके। राजनीति का काम भलाई का निर्णय करना होता है। अफलातून ने न्याय को मनुष्य की सबसे बड़ी भलाई बताया, और उनके अनुसार राजनीति का काम न्याय देना होता है। यूनानी धारणा के अनुसार दिलचस्प बात यह है कि सबकी भलाई तब होती है जब प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में जो स्थान दिया गया है उस पर वह कायम रहता है। अर्थात इनके अनुसार गुलामों को सदैव अपने मालिकों की सेवा करते रहना चाहिए। यही उनका कर्म समझा जाता है। सामान्य भलाई का उदारवादी दृष्टिकोण। प्रारंभिक उदारवादी जो हैं वो कट्टर विचारों के थे। उनका विश्वास था कि सामान्य भलाई का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति तब तक अपने तरीके से सुख प्राप्त करने की कोशिश करता रहे जब तक वह दूसरों के सुख में खलल ना पहुंचाए। इस मामले में उसे जैसा चाहे वैसा करने की पूरी आज़ादी देने की ज़रूरत है। और इससे आगे अगर बात करें तो अदालतें व संविधान जैसी कुछ ऐसी भी संस्थाएं हों जो इन विवादों और झगड़ों को निपटाएं। बाद के उदारवादियों ने सामान्य भलाई की अवधारणा के प्रति सकारात्मक रुख अपनाते हुए मुक्त प्रतिस्पर्धा की स्थिति को मनुष्य के लिए उपयुक्त बताया था। इस संदर्भ में टी.एच. ग्रीन ने यह भी कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे अपनी क्षमताएं समाज के अंदर ही प्राप्त होती है। उनके अनुसार स्वतंत्र और विवेक युक्त व्यक्ति को सामान्य भलाई की अपेक्षाओं के अनुसार ही जीना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष की भलाई के लिए नहीं। उनके अनुसार सामान्य भलाई केवल अधिकारों, स्वतंत्रता और न्याय की व्यवस्था करके नहीं की जा सकती, बल्कि और भी बहुत कुछ करना जरूरी है, जैसे शिक्षा के लिए सरकारी व्यवस्था करना, कारखानों और न्यूनतम मजदूरी के लिए कानून बनाना आदि। अर्थात सामान्य भलाई के लिए राज्य का अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना और उसका नियमन करना आवश्यक है, और ज़रूरी हो तो मुक्त स्पर्धा पर भी रोक लगानी चाहिए। एक अन्य
उदारवादी चिंतक जिनका नाम है R.L. टाउनी, इन्होंने तो यहाँ तक सुझाव दे डाला कि सामान्य भलाई का लक्ष्य संसाधनों का उचित वितरण होता है, और इस प्रकार उन्होंने मुक्त बाजार की अपेक्षा कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया। अब हम पढ़ते हैं सामान्य भलाई का सामुदायिकतावादी दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण को नव उदारवाद भी कहा जाता है। 20वीं सदी की यह विचारधारा सकारात्मक उदारवाद से कोसों दूर है। इस धारा के सबसे महत्वपूर्ण चिंतकों में चार्ल्स टेलर, माइकल सैंडल और वाल्जर जैसे लेखक शामिल हैं। यह दृष्टिकोण व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता के साथ साथ पूरे समुदाय की भलाई की ओर ध्यान देने की बात करती है, क्योंकि इस धारणा के समर्थकों को यह लगता है कि व्यक्तिगत उदारवादी विचारधारा समुदाय के महत्व को नहीं समझती है। सामान्यतः सामाजिक रीति रिवाज, सांस्कृतिक परंपराएं तो पहले से ही कायम हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि समुदाय के अस्तित्व के यथार्थ की ओर ध्यान दिया जाए और उसे संरक्षण भी दिया जाए। अतः सामुदायिकतावादियों का सुझाव है कि व्यक्ति के स्थान पर सामान्य भलाई की राजनीति को महत्व दिया जाए। इनके अनुसार सामान्य भलाई को 3 कसौटियों पर खरा उतरना चाहिए। नंबर 1, ऐसी संस्कृति का निर्माण किया जाए जो किसी व्यक्ति या बाजार अर्थव्यवस्था द्वारा नहीं बल्कि पूरे समुदाय के मूल्यों द्वारा निर्धारित की जाए। नंबर 2, व्यक्तिगत निर्णय के स्थान पर समुदाय के साझे सपनों को प्रतिष्ठित किया जाए। नंबर 3, समुदाय के अंतर्गत राजनीतिक वैधता सामान्य भलाई का पर्याय होना चाहिए। इस दृष्टिकोण के समर्थकों के अनुसार भी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, परंतु उसका स्वतंत्र अस्तित्व समुदाय में ही संभव है, उसके बाहर नहीं। राजनीति का काम व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा ना होकर पूरे समाज की भलाई करना होता है। गांधी जी ने जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं उनके अनुसार वर्गों, समूहों, व्यक्तियों और संस्थाओं के बीच समन्वय होना चाहिए ताकि वे मिलजुल कर एक दूसरे की मदद कर सकें। आइए अब हम पढ़ते हैं राजनीति का शक्ति के रूप में अध्ययन। जब राजनीति में शक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है तो यह प्रयोग हमेशा राजनीतिक होता है, अर्थात जहाँ राजनीति होती है वहाँ शक्ति होती है तथा जहाँ शक्ति होती है वहाँ राजनीतिक स्वाभाविक ही होती है। शक्ति की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है। अनेक लोगों ने शक्ति की अलग अलग परिभाषाएं की है। मैक्स वेबर ने शक्ति की परिभाषा इस प्रकार की है: राजनीति शक्ति के विवरण को प्रभावित करने का संघर्ष है। यह संघर्ष चाहे राज्यों के बीच हो या राज्यों के अंदर समूहों के बीच। शक्ति अलग अलग प्रकार की हो सकती है। यह एक ऐसा संबंध हो सकता है जिसमें एक पक्ष दूसरे की इच्छा को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करता है और यदि वह इसमें कामयाब हो जाता है तो वह शक्तिशाली है। थॉमस होब्स ने शक्ति को वर्तमान के उन साधनों को बताया है जिनसे भविष्य में कुछ प्राप्त किया जा सकता है। सभी प्रकार की शक्ति को 3 कसौटियों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात 3 कोटियों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, दंड शक्ति। नंबर 2, पुरस्कार शक्ति। नंबर 3, अनुकूलन से प्राप्त शक्तियाँ। मुख्य तौर पर केवल 3 प्रकार की शक्ति होती है: राजनीतिक, आर्थिक और विचारधारात्मक।
आइए अब हम पढ़ते हैं राजनीतिक शक्ति के बारे में। यह शक्ति बाहुबल पर आधारित होती है। इसका प्रयोग राज्य द्वारा किया जाता है। राज्य कानूनों का पालन करवाने के लिए इस शक्ति का प्रयोग करता है। एक लोकतांत्रिक देश में नीतियों को लागू करने और आज्ञा न मानने वालों को दंड देने के लिए इसी शक्ति का प्रयोग किया जाता है। मार्क्स का राजनीतिक विश्लेषण भी शक्ति पर आधारित था। समाज में जिनका आर्थिक उत्पादन पर नियंत्रण होता है वह हमेशा उस शक्ति को हथिया लेते हैं। नंबर 2, आर्थिक शक्ति। अपनी आर्थिक शक्ति का प्रयोग करके कोई भी शक्तिशाली अल्पसंख्यक समूह किसी भी बहुसंख्यक समूह पर अपनी इच्छा थोप सकता है। आर्थिक शक्ति के मालिक दूसरों की अधीनता उन्हें प्रलोभन देकर या पुरस्कार से वंचित रखने का भय दिखाकर प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार वह राजनीतिक या कानूनी शक्ति धारक से अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। अपने देश में अक्सर हम यह महसूस करते हैं कि धनवान और शक्तिशाली लोग कानून भंग करके भी बच निकलते हैं, क्योंकि उनके पास पैसों की पावर होती है और भोगना गरीबों को पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि आर्थिक शक्ति के फलस्वरूप हमेशा राजनीतिक शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति का केंद्र है। कोई भी वर्ग राजनीतिक शक्ति की सहायता के बिना आर्थिक प्रभाव स्थापित नहीं कर सकता। नंबर 3, विचारधारात्मक शक्ति। राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के अतिरिक्त एक और शक्ति है, विचारधारात्मक शक्ति। इस शक्ति का प्रयोग सबसे पहले मार्क्सवादी चिंतकों ने किया था। बाद में उदारवादियों ने भी इस रूप को स्वीकार किया, जिसे राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक समाजीकरण की संज्ञा दी गई। विचारधारात्मक शक्ति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आम लोगों के विचारों, उनके मूल्यों और परंपराओं आदि को अपने अनुरूप ढाला जाता है, ताकि वे सभी फरमानों का पालन कर सकें जो उन्हें दिए जाते हैं। लोगों की स्वीकृति हासिल करने की यह प्रक्रिया कभी कभी समाचार पत्रों, टेलीविज़न चैनलों, सभाओं, जुलूसों, यात्राओं आदि का उपयोग करके भी संपन्न की जाती है। मैक्स वेबर, लुसियन पे, सिडनी बर्बा आदि इसी विचारधारात्मक शक्ति के समर्थक थे। मार्क्सवादी विचारकों की सोच यह थी कि विचारधारात्मक शक्ति अन्य शक्तियों के संदर्भ में एक मध्यस्थ का काम करती है, अर्थात मीडिएटर का। आर्थिक शक्ति विचारधारात्मक शक्ति का इस्तेमाल करके राजनीतिक शक्ति को अपने पक्ष में कर लेती है। मार्क्स ने तो यह भी कहा था कि हर युग में शासक वर्ग के विचार शासन करने वाले होते हैं, क्योंकि इस वर्ग के हाथों में उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है और बहुसंख्यक वर्ग साधनहीन होता है। धन्यवाद।